जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंदेल वंश के बारे में। तो दोस्तों चंदेल वंश के बारे में हम सर्वप्रथम क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों चंदेल वंश के बारे में हम सर्वप्रथम देखने वाले हैं कि चंदेल वंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ। तो दोस्तों चंदेल वंश का उदय जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ है। इसके पश्चात दोस्तों क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जोजाक भुक्ती था। इसके पश्चात बात करें दोस्तों हम कि चंदेल वंश को किस ऋषि का वंशज माना जाता है। तो दोस्तों चंदेल वंश को चंद्रोदय ऋषि का वंशज माना जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि चंदेल वंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ है। तो किस क्षेत्र में हुआ है, बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ है। इसके पश्चात बात करें दोस्तों जोजाक भुक्ती जो है यह बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। इसके पश्चात चंद्रोदय ऋषि की बात करें दोस्तों, चंद्रोदय ऋषि की, तो इस वंश को इनका ही अर्थात चंद्रोदय ऋषि का ही वंशज माना जाता है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि इनका मूल निवास स्थान क्या था। तो दोस्तों इनका मूल निवास स्थान मनियागढ़ था जो कि छतरपुर जिले में है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मनियागढ़ जो है इनका मूल निवास स्थान था जो छतरपुर जिले में है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक है। इसने जो है 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों चंदेल वंश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो है। लेकिन दोस्तों चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कौन सी थी, तो कालिंजर थी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं कि चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक से लेकर यशोवर्मन तक जो है चंदेल वंश की राजधानी कालिंजर रही। इसके पश्चात दोस्तों चंदेल वंश का अगला शासक होता है धंगदेव, जिसने कालिंजर के स्थान पर अपनी राजधानी किसको बनाया, तो किसको बनाया, खजुराहो को बनाया। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं नन्नुक की बात करें तो दोस्तों इसका शासनकाल है 831 ईस्वी से 848 ईस्वी तक, जो कि चंदेल वंश का संस्थापक है। इन्होंने 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की थी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों चंदेल वंश की राजधानी क्या है। तो क्या है, खजुराहो है। लेकिन दोस्तों प्रारंभ में चंदेल वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, कालिंजर थी। चलिए इसके पश्चात देखेंगे हम दोस्तों नन्नुक के उत्तराधिकारी। तो दोस्तों नन्नुक के जो नन्नुक के पश्चात जो दो तीन चंदेल वंश के राजा हुए हैं उन्होंने कुछ विशेष कार्य नहीं किया है। तो उनके बारे में केवल हम एक दो फैक्ट देखेंगे और उसके पश्चात जो चंदेल वंश के शासक हुए हैं उनको हम विस्तृत रूप में देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं नन्नुक के उत्तराधिकारी। तो दोस्तों नन्नुक के पश्चात शासक बनता है चंदेल वंश का अगला कौन, बागपति, जिसका शासनकाल रहा 848 ईस्वी से 865 ईस्वी तक। ठीक, इसके पश्चात बागपति के पश्चात शासक कौन बनता है दोस्तों, जयशक्ति बनता है, जिसने 865 ईस्वी से 882 ईस्वी तक शासन किया। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों जयशक्ति के पश्चात कौन शासक बनता है चंदेल वंश का अगला, तो कौन बनता है, विजय शक्ति, जिसने जो है 882 ईस्वी से 899 ईस्वी तक शासन किया। ठीक, यहाँ पर हम देख भी लेते हैं दोस्तों इनके बारे में एक दो फैक्ट कि जयशक्ति को जेजा या जोजाक भी कहा जाता था और दोस्तों विजय शक्ति को विज्जा या विजा भी कहा जाता था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि विजय शक्ति ने प्रतिहार राजा मिहिर भोज के साथ मिलकर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के विरुद्ध अभियान किया था। ठीक है, फैक्ट याद रखना, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि जयशक्ति को जेजा या जोजाक व विजय शक्ति को विज्जा या विजा भी कहा जाता था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि विजय शक्ति ने प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के साथ मिलकर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के विरुद्ध अभियान किया था। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि विजय शक्ति के पश्चात चंदेल वंश का अगला शासक कौन है। तो दोस्तों विजय शक्ति के पश्चात अगला शासक जो है वो कौन बना चंदेल वंश का, राहिल बना, जिसका शासनकाल कब से कब तक है। तो दोस्तों राहिल का शासनकाल 899 ईस्वी से 916 ईस्वी तक रहा। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि राहिल जो है किसका उत्तराधिकारी है, विजय शक्ति का उत्तराधिकारी है। अब इसके पश्चात दोस्तों हम बात करें कि राहिल को नरेंद्र चंद की उपाधि दी गई और दोस्तों इसकी पुष्टि हमें कहाँ से होती है। तो दोस्तों इसकी पुष्टि हमें यशोवर्मा के लक्ष्मण मंदिर अभिलेख से होती है। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि राहिल के शासनकाल में ही कलचुरी और चंदेल संबंध मजबूत होते हैं। तो मजबूत कैसे होते हैं, तो दोस्तों राहिल क्या करते हैं, अपनी बहन या पुत्री का विवाह कलचुरी शासक को कल प्रथम के साथ करते हैं, जिससे क्या होता है, कलचुरी और चंदेल वंश के संबंध मजबूत हो जाते हैं। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि चंदेल वंशीय शासक राहिल ने महोबा के पास पंचायतन शैली का सूर्य मंदिर बनवाया। ठीक, लेकिन दोस्तों कालांतर में सूर्य मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों महोबा में ही
राहिल सागर का निर्माण भी करवाया था। और साथ ही साथ दोस्तों चंदेल वंशीय शासक राहिल ने रसो या रसिन नामक नगर की भी स्थापना की थी, जो कि बांदा जिले में स्थित है। और दोस्तों बांदा जिले हमारा किस राज्य में आता है, तो किस राज्य में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं राहिल के बारे में। तो दोस्तों राहिल जो हैं चंदेल वंश के शासक हैं। इनका शासनकाल रहा 899 ईस्वी से 916 ईस्वी तक। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि विजय शक्ति का उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्तों, तो कौन हुआ, राहिल हुआ। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि यशोवर्मा के लक्ष्मण मंदिर अभिलेख में इसे नरेंद्र चंद्र की उपाधि दी गई थी। चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि राहिल की बहन या पुत्री, ठीक कंफर्म नहीं है दोस्तों, राहिल की बहन थी या पुत्री का विवाह किससे हुआ, कलचुरी शासक कोक्कल प्रथम के साथ हुआ था। इससे क्या होता है, कलचुरी वंश के और चंदेल वंश के संबंध मजबूत हुए थे। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि राहिल ने जो है महोबा के पास पंचायतन शैली का सूर्य मंदिर बनवाया था। इसको दोस्तों कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों राहिल ने महोबा में राहिल सागर का निर्माण भी करवाया था। ठीक दोस्तों, महोबा भी हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि रसो या रसिन नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, राहिल ने की थी। ठीक, तो इस नगर की स्थापना राहिल ने करवाई, जो कि बांदा जिले में आता है, जो कि बांदा जिले में स्थित है। ठीक, बांदा जिला भी हमारा किस राज्य में आता है दोस्तों, तो किस राज्य में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों राहिल के पश्चात अगला चंदेल वंश का शासक कौन होता है, तो कौन होता है दोस्तों, हर्ष होता है, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो दोस्तों हर्ष का शासनकाल 916 ईस्वी से 925 ईस्वी तक रहा। ठीक, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हर्ष किसका उत्तराधिकारी था, तो किसका उत्तराधिकारी था, राहिल का उत्तराधिकारी था। और दोस्तों इसे परम भट्टारक भी कहा गया है, हर्ष को परम भट्टारक कहा गया है। और इसकी पुष्टि कहाँ से होती है, तो कहाँ से होती है हमें दोस्तों, खजुराहो अभिलेख से होती है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि हर्ष किस धर्म को मानने वाला था, तो दोस्तों हर्ष वैष्णव धर्म को मानने वाला था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि हर्ष की चर्चा कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण के किस ताम्रपत्र में की गई है, तो किस ताम्रपत्र में की गई है, बनारस ताम्रपत्र में की गई है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि हर्ष ने किस प्रतिहार शासक को पुनः गद्दी पर बिठाया था, तो किसे बिठाया था, क्षितिपाल को बिठाया था, उसी को महीपाल भी कहा जाता है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हर्ष के बारे में। तो दोस्तों चंदेल वंशीय शासक हर्ष का शासनकाल रहा 916 ईस्वी से 925 ईस्वी तक। ठीक, तो राहिल का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो दोस्तों कौन हुआ, हर्ष हुआ। खजुराहो अभिलेख में से क्या कहा गया, तो क्या कहा गया, परम भट्टारक कहा गया। ठीक, हर्ष जो था वैष्णव धर्मावलंबी था, अर्थात वैष्णव धर्म को मानने वाला था। ठीक, यह इस वंश का एक शक्तिशाली राजा था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों हर्ष की चर्चा कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण के किस ताम्रपत्र में की गई है, तो किस ताम्रपत्र में की गई है, बनारस ताम्रपत्र में की गई है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों हर्ष ने किस प्रतिहार शासक को पुनः गद्दी पर बिठाया, तो दोस्तों हर्ष ने प्रतिहार शासक क्षितिपाल या महीपाल को पुनः गद्दी पर बिठाया था। चलिए दोस्तों अब इसके पश्चात हर्ष के पश्चात अगले चंदेल वंशीय शासक को देखते हैं। तो दोस्तों अगला चंदेल वंशीय शासक हुआ हमारा कौन, यशोवर्मन, जिसने जो है 925 ईस्वी से 950 ईस्वी तक शासन किया। ठीक, चलिए दोस्तों तो इसके बारे में बात करें तो दोस्तों हर्ष का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो कौन हुआ, यशोवर्मन हुआ। यशोवर्मन जो है दोस्तों किसका पुत्र था, तो दोस्तों यशोवर्मन जो है चाहमान वंश की रानी कुचंका देवी का पुत्र था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि यशोवर्मन तक जितने भी चंदेल वंशीय शासक थे वे किसके अधीन थे, तो दोस्तों वे प्रतिहारों के अधीन थे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर लेकिन एक चीज़ हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से जो यशोवर्मन चंदेल वंशीय शासक थे वे चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। अधीनता तो थी प्रतिहारों की इनके शासनकाल में, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं थी, केवल व्यवहारिक रूप में थी। ठीक, तो देख सकते हैं हम कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक कौन है, यशोवर्मन है। ठीक, लेकिन दोस्तों वास्तविक रूप में चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हुआ है, तो कौन हुआ है, धंगदेव हुआ है। ठीक,
क्वेश्चन ऐसे ही आएगा दोस्तों। ठीक, वास्तविक रूप में या फिर चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक यशोवर्मन, और चंदेल वंश का वास्तविक प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हुआ है, तो कौन हुआ है, धंगदेव हुआ है। ठीक, चलिए तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि यशोवर्मन जो हैं इनका शासनकाल कब से कब तक रहा। 925 ईस्वी से 950 ईस्वी तक रहा। ठीक, एक इसके हर्ष का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो कौन हुआ दोस्तों, यशोवर्मन हुए। ठीक, यशोवर्मन जो है किसके पुत्र थे, तो दोस्तों यशोवर्मन चाहमान वंश की रानी कुचंका देवी के पुत्र था, या कुचंका देवी के पुत्र थे। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों, यशोवर्मन ने प्रतिहार की अधीनता स्वीकार करना जारी रखा, लेकिन व्यवहारिक रूप में वे क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। ठीक, तो लेकिन व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हो गया था कौन, यशोवर्मन। ठीक, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक कौन है, तो कौन है, यशोवर्मन था। चलिए यशोवर्मन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि शासक बनने के पश्चात यशोवर्मन ने क्या किया। तो दोस्तों यशोवर्मन ने जो है कन्नौज पर आक्रमण किया, और दोस्तों उस समय कन्नौज का शासक कौन था, तो दोस्तों उस समय कन्नौज का शासक प्रतिहार राजा था। कौन था, देवपाल था। ठीक, तो यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया, और देवपाल से यशोवर्मन ने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, और उस प्रतिमा को उसने खजुराहो के एक विष्णु मंदिर में स्थापित की। तो दोस्तों खजुराहो के इस विष्णु मंदिर को कनिंघम ने कौन सा मंदिर कहा है, तो कौन सा मंदिर कहा है, चतुर्भुज मंदिर कहा है। और इस मंदिर के अंदर विराजमान विष्णु भगवान की मूर्ति को क्या कहा है, तो क्या कहा है, बैकुंठ की मूर्ति कहा है। ठीक, चलिए आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया, तथा देवपाल से एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कनिंघम ने इस मंदिर की पहचान, इस विष्णु मंदिर की पहचान खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर से की है। तो दोस्तों चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो किसने करवाया है, यशोवर्मन ने करवाया है। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों इस मंदिर की विष्णु भगवान की मूर्ति को बैकुंठ की मूर्ति कहा जाता है। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि यशोवर्मन ने और क्या किया है। तो दोस्तों यशोवर्मन ने बेला तालाब या वेल्लव तालाब का निर्माण करवाया है, और साथ ही साथ दोस्तों यशोवर्मन ने जो है लक्ष्मण मंदिर के निर्माण का कार्य भी शुरू करवाया था। लेकिन दोस्तों इस लक्ष्मण मंदिर के निर्माण का कार्य पूर्ण कौन करवाएगा, तो कौन करवाएगा, धंगदेव करवाएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि बेल्ला तालाब या बेल्लव तालाब का निर्माण किसने करवाया, यशोवर्मन ने। ठीक, तो यशोवर्मन ने बेला तालाब या वेल्लव तालाब का निर्माण करवाया। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि यशोवर्मन ने ही लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जिसको पूर्ण कौन करवाएगा, धंगदेव करवाएगा। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों 2-3 फैक्ट और देख लेते हैं इसके बारे में कि यशोवर्मन ने कन्नौज के प्रतिहारों को समाप्त किया, तथा प्रतिहारों से कौन सा किला छीना था, तो कौन सा किला छीना था, कालिंजर का किला छीना था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों हिमालय को खोखर को किसने पराजित किया था, तो किसने पराजित किया था, यशोवर्मन ने पराजित किया था। ठीक, तो यशोवर्मन ने हिमालय के खोखर को हराया। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि मालवा के परमार शासक शीयक द्वितीय को हराकर विदिशा किसने प्राप्त किया था, तो किसने प्राप्त किया था दोस्तों, यशोवर्मन ने प्राप्त किया था। ठीक, तो दोस्तों चंदेल वंशीय शासक यशोवर्मन ने मालवा के परमार शासक शीयक द्वितीय से विदिशा प्राप्त किया था। ठीक, चलिए इसके पश्चात देखें दोस्तों हम अगला चंदेल वंशीय शासक। तो दोस्तों यशोवर्मन के पश्चात अगला चंदेल वंशीय शासक हुआ है धंगदेव, जिसका शासनकाल रहा दोस्तों 950 ईस्वी से 1002 ईस्वी तक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि यशोवर्मन का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो कौन हुआ, धंगदेव हुए। ठीक, यशोवर्मन व पुष्पा देवी का पुत्र कौन था, तो कौन था दोस्तों, धंगदेव ही था। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि चंदेल वंश की राजधानी कालिंजर के स्थान पर खजुराहो किसने स्थानांतरित की थी, तो किसने स्थानांतरित की थी, धंगदेव ने स्थानांतरित की थी। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि चंदेल वंश का प्रथम वास्तविक स्वतंत्र शासक कौन था, तो कौन था दोस्तों, धंगदेव ही थे। ठीक, यशोवर्मन तक जो थे वे चंदेल वंशीय शासक प्रतिहारों के क्या थे, अधीन थे। किसके अधीन थे, प्रतिहारों के अधीन थे। लेकिन दोस्तों यशोवर्मन के पश्चात जितने भी शासक थे वे स्वतंत्र शासक थे।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने बताया भी था कि दोस्तों पुनः बता देते हैं कि जो यशोवर्मन था वह प्रतिहारों के अधीन तो था लेकिन व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हो गया था। तो यहाँ पर हमने बोला भी था कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन है, यशोवर्मन। लेकिन दोस्तों प्रथम वास्तविक स्वतंत्र शासक कौन है, तो कौन है, धंगदेव है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि यशोवर्मन का उत्तराधिकारी कौन है, तो कौन है, धंगदेव हैं, जो जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा, 950 ईस्वी से 1002 ईस्वी तक रहा। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि यशोवर्मन व पुष्पा देवी का पुत्र कौन था, तो कौन थे, धंगदेव ही थे। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से कहाँ स्थानांतरित कर ली, खजुराहो में स्थानांतरित कर ली। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि चंदेल वंश का प्रथम वास्तविक स्वतंत्र शासक कौन था, तो कौन था, धंगदेव थे। ठीक, तो धंग को ही प्रथम वास्तविक स्वतंत्र शासक माना जाता है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि धंग का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था दोस्तों, प्रभास था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि धंग का प्रधान न्यायाधीश कौन था, तो कौन था दोस्तों, भट्ट यशोधर था। अब दोस्तों धंग ने अपने प्रधान न्यायाधीश को अर्थात भट्ट यशोधर को युली नामक गांव भी दान में दिया था, जिसकी पुष्टि हमें नानोरा ताम्रपत्र से होती है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण खजुराहो में किसने करवाया था, तो किसने करवाया था दोस्तों, धंगदेव ने करवाया था। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया, तो किसने करवाया दोस्तों, धंगदेव ने करवाया। इसका निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था दोस्तों, यशोवर्मन ने, और उसको पूर्ण किसने करवाया, धंगदेव ने करवाया। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया दोस्तों, धंगदेव ने करवाया। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों धंगदेव ने विश्वनाथ मंदिर में मरकत मणि से निर्मित शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि धंगदेव का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था दोस्तों, प्रभास था। धंगदेव का प्रधान न्यायाधीश कौन था, तो कौन था दोस्तों, भट्ट यशोधर था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों इसको अर्थात प्रधान न्यायाधीश को धंग ने युली नामक ग्राम दान में दिया था, जिसकी पुष्टि धंग ने नानोरा ताम्रपत्र से होती है, जिसकी पुष्टि धंग यहाँ पर के नेम के स्थान पर कर लेना, धंग के नानोरा ताम्रपत्र से होती है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कांदरिया महादेव मंदिर की। तो दोस्तों इस मंदिर का निर्माण धंगदेव ने 999 ईस्वी में किया गया। इस मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों लक्ष्मण मंदिर की। तो दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कार्य धंगदेव ने ही पूर्ण करवाया था। लेकिन दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया था, तो किसने करवाया था, यशोवर्मन ने करवाया था। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों विश्वनाथ मंदिर, इस मंदिर का निर्माण कार्य भी किस शासक के शासनकाल में हुआ, तो किस शासक के शासनकाल में हुआ, धंगदेव के शासनकाल में हुआ। साथ ही साथ दोस्तों धंगदेव ने विश्वनाथ मंदिर में मरकत मणि से निर्मित शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि पार्श्वनाथ व जिन्नाथ मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है, इसका निर्माण भी किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, धंगदेव ने करवाया था। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि पार्श्वनाथ या जिन्नाथ मंदिर, इसका निर्माण भी धंगदेव के शासनकाल में ही हुआ। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर की। तो दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया, तो दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर के निर्माण धंग के एक प्रमुख अधिकारी गृहपति कोक्कल ने करवाया। और साथ ही साथ दोस्तों इस विशाल मंदिर को बनवाकर इसे किसको रहने के लिए दान कर दिया गया था, तो किसको रहने के लिए दान कर दिया गया था, ब्राह्मणों को रहने के लिए दान कर दिया गया था। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों कि वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो किसने करवाया है, गृहपति कोक्कल ने करवाया है। और इस मंदिर को किसको रहने के लिए दान कर दिया गया था, तो किसको रहने के लिए दान कर दिया गया था, ब्राह्मणों को। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि धंग ने कहाँ पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। तो दोस्तों धंगदेव ने गंगा यमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि वैद्यनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण कार्य किसने करवाया। तो दोस्तों धंगदेव के एक प्रमुख अधिकारी गृहपति कोक्कल ने इस विशाल मंदिर को बनवाया था, जिसे ब्राह्मणों को आवास हेतु प्रदान कर दिया गया था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि धंगदेव ने गंगा यमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके आगे चंदेल वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।